हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की साइंस एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने अब क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा था, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट तक कवर कर लिया। उसके आगे का पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो आज हमें स्टार्ट करना है आपका फोर्थ टाइप की रिएक्शन, जो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हमने इससे पहले जस्ट पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा था, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव को। अब इसमें क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे सपोज करो एक रिएक्टेंट है ए बी और एक है सी डी, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ए सी के साथ कंबाइन हो गया, बी डी के साथ हो गया, तो आपका प्रोडक्ट बन गया ए सी प्लस बी डी। इस टाइप का कुछ होता है, मतलब दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, ये स्टार्टिंग का आप बना के लिख सकते हो कुछ से, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ बोथ द आयंस टू फॉर्म two new compounds is called as double displacement reaction। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन देखते हैं हम लेड नाइट्रेट के साथ। अब क्या बनेगा, देखो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं हमेशा, और स्टार्टिंग में पॉजिटिव पार्ट मतलब कैटायनिक पार्ट लिखा जाता है, फिर नेगेटिव पार्ट यानी अनायनिक पार्ट। अब K के ऊपर पॉजिटिव है और NO3 के ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों कंबाइन करके बना लेंगे आपका KNO3। और दूसरा Pb पे पॉजिटिव है, I पे नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे PbI2। ठीक है, इस तरीके की कुछ रिएक्शंस होती हैं। एक दो और मैं आपको लिख के बता देती हूँ। रिएक्टेंट मैं लिखूंगी, प्रोडक्ट आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है आपकी AgNO3 की रिएक्शन है NaCl के साथ। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। अभी इतना आपको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। अभी देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कंबाइन करके आपका बना लेंगे AgCl प्लस ये Na और NO3, ये बन जाएगा आपका NaNO3। एक रिएक्शन और देखते हैं, ये वाली देख लो, Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके, रिएक्टेंट लिख के दे देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रोडक्ट आपको खुद बताना होगा। अभी देखो Ba और SO4 मिलके बना लेंगे BaSO4 और NaCl, ये तीनों हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप की रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल कर देना। इसमें जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है आपका एसिड प्लस बेस, ये कंबाइन करके बनाते हैं आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन होती है आपकी। एग्जाम्पल में बताती हूँ, एसिड सपोज करो आपने ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH। अब आपको ये पता है वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट देखो कौन सा बनेगा, ये H और OH बाहर निकाल दो, बाकी क्या बच रहा है आपका NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट हो गया। ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। जिसमें हीट बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम अलग से टाइप के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद कौन से टाइप की है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर निकलती है, एक्सो मतलब एग्जिट होना, थर्म मतलब हीट, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिक्स्थ टाइप की रिएक्शन है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में हम PPT की फॉर्म में लिखते हैं। ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम भी ये वर्ड मैंने आपको बताया था, प्रेसिपिटेट। क्या था प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो डिजॉल्व नहीं हो रहा। वाटर वाला एग्जांपल दिया था, वाटर और सैंड वाला।
आप पानी ले लो किसी भी बीकर में और उसमें मिट्टी डालो, सैंड डालो, तो सैंड क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो वो एक तरह का क्या है, पीपीटी, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, मतलब जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, डिजॉल्व नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच एन insoluble precipitate is formed is called as precipitation reaction. इसमें आप वो सारे रिएक्शंस लिख सकते हो जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ी थी। एक तो ये वाली NaCl प्लस AgNO3, इससे बन रहा था आपका AgCl प्लस NaNO3। इसमें जो AgCl होता है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये कलर्स भी आपको ध्यान रखने हैं और इसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और सारी की सारी वही हैं जो हमने उसमें पढ़ी थी। KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस क्या बनेगा, PbI2, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस KNO3। इसका कलर बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना येलो। और जो वो तीसरी पढ़ी थी हमने, उसमें जो BaSO4 बन रहा था वो भी आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इनके सबके कलर्स ध्यान रखने। ये वाला काफ़ी पूछा गया है, PbI2, लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये हो गई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों पढ़नी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब कि एग्जिट, बाहर निकलना, थर्म का मतलब हो गया हीट, मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच heat is released is called as exothermic reaction. हीट को आप कौन से सिंबल से शो करते हैं, ट्राइंगल। प्रोडक्ट साइड में किसी में भी ट्राइंगल सिंबल बना हुआ है तो वो आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। और आपका हो गया कंबशन ऑफ मिथेन। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। इसका कंबशन है मिथेन का। मिथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये हो गया आपका Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट। ये सारी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले ये नोट डाउन कर लो फिर वो लिखवाती हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, रेस्पिरेशन का, कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वो मैं लिखवा देती हूँ, अभी आप ये वाला नोट डाउन कर लो तब तक। मेन नेक्स्ट है आपका इसी में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी इसी का एग्जाम्पल है, मतलब वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होता है रेस्पिरेशन में, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। एनर्जी रिलीज हो रही है, या एनर्जी बोल दो या हीट बोल दो, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी रिएक्शन क्या होती है, ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6। इसकी रिएक्शन होती है 6O2 के साथ, आपका क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, जो कि होती है आपकी ATP की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद रखनी है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ग्लूकोज है आपका, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर, और साथ में एनर्जी मिलती है जो हमें, वो ATP की फॉर्म में रहती है। तो क्या बताएंगे हम, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज हो रही है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है ये, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जस्ट इसके अपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपोजिट कैसे, उसमें तो क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, हमें देनी पड़ेगी। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना, थर्म का मतलब हीट, तो वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी इसमें, जो आपने थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ी थी ना, वो सारी इसमें आप लिख सकते हो। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो ये वाली, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमन नेम क्या था इसका, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, बताया था मैंने, इन दोनों का कॉमन नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग।
कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड का। एक ये पढ़ी थी हमने, एक ये वाली थी PbNO3 का, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये आपका ब्राउन कलर का होता है। थर्ड हमने पढ़ी थी FeSO4 को हीट करने पे क्या बनता है, Fe2O3, ये भी ब्राउन कलर का है, प्लस SO2 प्लस SO3। इसमें से क्या होता है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बैलेंस करके नहीं लिखी है, तो आपको बैलेंस करके लिख के आनी है। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप बैलेंस खुद से करना, क्योंकि मैंने सिखा रखा है आपको। ये वाली बैलेंसिंग बहुत पूछी जाती है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है आपको। तो ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों को मैं एक साथ समझा देती हूँ। पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर रिएक्शन से समझेंगे। ऑक्सीडेशन और एक साइड लिख लो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन, ऐसे ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओ से ओ ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें ये दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें रिमूव होगा, तो इस साइड क्या लिखोगे आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस का पॉइंट क्या है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसमें ऐड होगा, इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। इसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसमें आपको क्या करना है, बस एक कोई भी पॉइंट याद रखना, उसका जस्ट अपोजिट कर देना रिडक्शन में। इसमें बस आपको इतना सा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन ऐड होगा, एक बस इतना से याद रखोगे। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें रिमूवल हो जाएगा, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इसमें रिमूवल है तो इसमें एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। इसके अलावा मुझे 3 डेफिनेशंस और बतानी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। इस पूरे कंसेप्ट को फिर हम रिएक्शंस की हेल्प से समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो तब तक। इसी टॉपिक में नेक्स्ट टर्म है आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बोलोगे, द रिएक्शन इन विच, नाम से री से वो रेड से रिडॉक्स, वो सॉरी रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन as well as reduction occurs simultaneously, एक साथ हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टर्म है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एटम को तो ऑक्सीडाइज करता है पर खुद रिड्यूस हो जाता है। इसके आप एक बार डेफिनेशन समझ लो, बाकी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो एजेंट जो सामने वाले एटम को, मतलब प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स हैं उनको तो ऑक्सीडाइज करेगा पर खुद रिड्यूस हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज रिड्यूस क्या था, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और ये सब चीजें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बोलोगे आप, द एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, वो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा, वो सामने वाले एटम को, मतलब प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स है उसको रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट।
द एजेंट विच reduce others and itself get oxidized, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये 3 डेफिनेशन से एक बार लिख लो। अब मैं आपको रिएक्शंस की हेल्प से सारा कंसेप्ट समझा देती हूँ। देखो, अब मैंने 2-3 रिएक्शंस लिखी है, इसमें अब हम लोग पहचानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये एक ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको रिएक्शन में खाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है, फिर जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। चलो फर्स्ट रिएक्शन से शुरू करते हैं हम। कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कौन से में पढ़ा था हमने कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। CuO से क्या बन रहा है आपका, Cu मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था हमारा, रिडक्शन। तो ये तो हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, H2 से H2O मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये टर्म हो गई आपकी ऑक्सीडेशन। ये इसी तरीके से एग्जाम में दिखा के आना है आपको। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने यहाँ बताया था। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे ही इस रिएक्शन में भी करना है। एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर मैं बताती हूँ। देखो क्या हो रहा है, H2S से बन रहा है आपका S, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन। O2 से H2O यानी रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है आपका, वो एक सेकंड उल्टा तो नहीं लिख दिया, रिडक्शन होता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, कोरोजन और रेंसिडिटी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी वाला। ये रिएक्शंस आपके नहीं है इसमें। कोरोजन क्या होता है, देखो सपोज करो कोई मेटल है और एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, एयर, वाटर वेपर्स वगैरह। ये सब जो चीजें प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, वो इस मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और इसको कोरोड कर देती हैं, खराब कर देती हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। मतलब डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर, वाटर वेपर्स और ये सब चीजें विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना। तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह से कोरोजन है। उसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उस पे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके रस्ट लग जाता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट लग जाती है। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक कोरोजन का पार्ट है। और क्या हो सकता है, आपकी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो भी आपने देखा होगा पड़ी पड़ी ब्लैक पड़ जाती है। तो वो भी किस वजह से होता है, कोरोजन की वजह से। क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और एक कंपाउंड बनाती है आपका Ag2S, जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है। तो इसलिए हमारी जो सिल्वर ज्वेलरी है वो भी ब्लैक पड़ जाती है। तो कोरोजन आपका हुआ क्या, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल in the presence of oxygen, air, water vapors or another gases present in the environment. This process is called as corrosion. इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हो, सिंपल से मेथड है। आप उस पर पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। बेसिकली आपको करना क्या है, उसका जो कांटेक्ट है मेटल का वो एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है उससे खत्म करना है, तभी आप उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हो। तो क्या क्या मेथड हो गए, बाय पेंटिंग, पेंट करके आप कर सकते हो, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ये गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जो मेटल होता है ना उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जो मेटल है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे जिंक की लेयर आ जाती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो ये हो गया आपका कोरोजन।
अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, आपका जो फूड पार्टिकल्स है ऑयली वगैरह, वो क्या होता है बहुत देर तक हम बाहर रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसमें से टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, तो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो डेफिनेशन देख लो एक बार, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल when left for long time became rancid, that is their smell and taste changes। तो होता क्यों है ये बेसिकली, बिकॉज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका टेस्ट और जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। तो इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह हो गया, या फिर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए इसके प्रिवेंशन। हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उसमें कौन सी गैस फिल करके रखते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए, तो वो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं ताकि वो जो चिप्स वगैरह हैं वो लंबे टाइम तक चल सकें। तो आंसर है इसका नाइट्रोजन गैस, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद आप क्लास 10th का जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उसी चैप्टर का लेके आऊँगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा पढ़ाने का। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।